प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे चोल डायनेस्टी की हिस्ट्री को। तो जैसा कि पिछली कुछ वीडियोस में हमने संगम एरा और संगम एरा को कवर किया था, संगम एज को कवर किया था। तो संगम एज बेसिकली साउथ इंडिया के जो हिस्ट्री को कहते हैं, जब 3rd सेंचुरी बीसी से लेके 3rd सेंचुरी एडी के बीच में ये जो 600 सालों का पीरियड है, इस दौरान साउथ इंडिया में संगम लिटरेचर्स क्रिएट किए जा रहे थे, बुक्स लिखी जा रही थी, कविताएं लिखी जा रही थी। तो उन किताबों को, उन कविताओं को पढ़ के हमको 3 बड़ी डायनेस्टीज का पता चलता है। तो ये 3 बड़ी डायनेस्टीज क्या थी? पांड्य, चोल और चेर डायनेस्टी। तो ये तीनों डायनेस्टी काफी लंबे समय तक एग्जिस्ट करती रही, लगभग 1500 सालों तक ये तीनों डायनेस्टी चलती रही। इन 1500 सालों में इन डायनेस्टीज ने कई उतार चढ़ाव देखे, कई बार आउट ऑफ पावर हो गए, लेकिन डायनेस्टीज जीवित रही, जिंदा रही। तो हमने पांड्य डायनेस्टी ऑलरेडी कवर कर लिया। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चोल डायनेस्टी की। तो लेक्चर शुरू करने से पहले चोल डायनेस्टी के बारे में 1-2 खास चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो चोल डायनेस्टी पहली डायनेस्टी बनी भारत की जो कि इंपीरियल थी नेचर में। इंपीरियल यानी विदेश में जाके साम्राज्य बनाने वाले, यानी विदेश की धरती को अपने साम्राज्य, अपने किंगडम का हिस्सा बनाना इंपीरियलिज्म कहलाता है। तो ये काम किया चोल डायनेस्टीज ने। उन्होंने इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका तो पूरी तरीके से कैप्चर में था। तो आप देख रहे हो इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे फॉरेन कंट्रीज को भी कंट्रोल कर लिया था चोल डायनेस्टीज ने। और इस काम को करने के लिए चोल डायनेस्टीज ने एक बहुत तगड़ी, बहुत पावरफुल नेवी बना रखी थी। तो आइए हम बात करते हैं इसी चोल डायनेस्टी की। हम डिटेल में ये हिस्ट्री समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि ये जो चोल डायनेस्टी है, ये काफी पुरानी, काफी एंशिएंट डायनेस्टी है। ये हम कैसे कह सकते हैं? क्योंकि इनका, इस डायनेस्टी का जिक्र जो है आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में 3rd सेंचुरी बीसी से ही मिलने लगता है। यानी जिस वक्त नॉर्थ इंडिया में मौर्य एम्पायर रूल कर रहे थे, उस दौरान ही इस डायनेस्टी का जिक्र मिलता है। और ये डायनेस्टी भारत में तब तक चलती रही जब तक दिल्ली सल्तनत स्थापित नहीं हो गया। तो आप समझ रहे हो, लगभग 1500 सालों तक ये डायनेस्टी चलती रही। ना सिर्फ चोल डायनेस्टी बल्कि चेर और पांड्य डायनेस्टी की भी यही कहानी है। तो हम कह सकते हैं कि जो चोल डायनेस्टी है, इतिहास में सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट रनिंग डायनेस्टीज ऑफ द वर्ल्ड में से एक है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा समय तक चलने वाली डायनेस्टीज में से एक है। अब चोल डायनेस्टी का जो इतिहास कहां से शुरू होता है, बिगनिंग कहां से होती है, इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी हमारे पास नहीं है। हम शुरुआती दिनों के बारे में उतना ही जान पाते हैं जितना कि हमको संगम लिटरेचर से पता चलती है चीजें। संगम लिटरेचर तमिल में लिखी गई किताबें, तमिल में लिखे गए पोएम्स हैं जो 3rd सेंचुरी और 3rd सेंचुरी बीसी से लेकर 3rd सेंचुरी एडी के बीच में लिखी गई है। अगर हम बात करें कॉन्क्रीट एविडेंस की, कॉन्क्रीट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की, किस्से कहानियों की नहीं, तो हमको 3rd सेंचुरी बीसी से 3rd सेंचुरी बीसी ऑनवर्ड्स हमको चोल डायनेस्टी के मौजूद होने के सबूत मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? अगर पहले हम टेक्स्ट की ही बात कर लें, फिर हम ठोस सबूतों पे आएंगे। पहले हम बुक्स की बात करें कि बुक्स में कहां कहां इनका मेंशन मिलता है। तो चोल डायनेस्टी का जिक्र महाभारत में भी किया गया है। महाभारत में तीनों डायनेस्टी का नाम लिखा हुआ है, चोल, चेर, पांड्य, तीनों का नाम लिखा हुआ है। तो आप समझ रहे हो महाभारत कितनी पुरानी किताब है। कम से कम 5 से 6000 साल पहले उसको लिखा गया है। देखो महाभारत है तो काफी पुरानी, लेकिन उसको लिखा गया है 5 से 6000 साल पहले, ऋग्वेदिक पीरियड में लिखा गया है। तो उस महाभारत में भी चोल डायनेस्टी का नाम हमको मिलता है। साथ ही साथ श्रीलंका, जिसको कि उस वक्त सिलोन के नाम से जाना जाता था, तो श्रीलंका में बौद्ध धर्म फैल गया था। तो श्रीलंका में बौद्ध धर्म की एक बहुत पवित्र किताब लिखी गई, उसका नाम था दीपवंश।
ये बुक आप देख रहे हो बच्चों, ये कंपिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि पूछा जाता है कि दीपवंश किस धर्म से जुड़ी बुक है। तो ये किस धर्म से जुड़ी बुक है दीपवंश? तो आप याद रखोगे ये बौद्ध धर्म से जुड़ी बुक है। ये बुक कहां लिखी गई? तो ये बुक श्रीलंका में लिखी गई। और आप जानते ही हो कि श्रीलंका पे बार बार कैप्चर कर लिया जाता था, कभी चोल वाले कैप्चर करते थे, कभी पांड्य वाले कैप्चर करते थे। तो श्रीलंका की किताबों में चोल, चेर, पांड्य इनका जिक्र बार बार मिलता है। तो ऐसी ही एक किताब है दीपवंश, जो कि बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई बुक है। अब बात करते हैं ठोस सबूतों की। तो एक पुराने जमाने की एटलस है, उसका नाम है पेरिप्लस ऑफ एर्थ्रियन सी। ये एटलस ऐसा माना जाता है कि 1st सेंचुरी एडी के आसपास लिखी गई या बनाई गई। अब इसको किसने बनाया ये तो नहीं जानते, हिस्टोरियंस इस बात को ठीक से नहीं पता लगा पाए, लेकिन इतना हम जरूर जानते हैं कि ये एटलस ग्रीस और रोम के नाविक यूज करते थे, सेलर्स यूज करते थे। इस एटलस में उस वक्त के दुनिया के जितने जाने माने पोर्ट्स हैं, समुद्री तट, समुद्री रास्ते, उनका जिक्र है। तो ये आप पन्ना देख रहे हो, इसमें भारत है, यही भारत है, ये साउथ इंडिया है। तो काफी डिटेल में साउथ इंडिया का वर्णन का जिक्र इस एटलस में किया गया है। तो ऑब्वियसली अगर उस वक्त के साउथ इंडिया का जिक्र किया जाएगा तो उस वक्त की डायनेस्टीज का भी नाम आएगा। तो इसी एटलस में उस वक्त की तीनों डायनेस्टी का नाम लिखा हुआ है, चोल, चेर, पांड्य। ना सिर्फ डायनेस्टीज का नाम लिखा हुआ है, बल्कि शहरों का नाम लिखा हुआ है जो समुद्र के किनारे बसे हुए थे। एक और सबूत की बात करो तो अशोक रॉक एडिक्ट। तो सम्राट अशोक जो हुए, मौर्य सम्राट अशोक, उन्होंने 260 बीसी के अराउंड काफी सारे पत्थरों पे अपनी डिक्टेशन लिखवाई, जो उनको कहना था अपने सिटीजन से, यानी अपने डिक्टेट्स वगैरह लिखवाए। तो ऐसे ही 2 पत्थरों पे, उन पत्थरों का नंबर भी आपको याद रखना होगा बच्चों, क्योंकि कुछ कुछ कंपिटिटिव पॉइंट एग्जाम्स में नंबर तक पूछ लिए जाते हैं। तो रॉक एडिक्ट नंबर 2 और रॉक एडिक्ट नंबर 13 में साउथ इंडिया की कहानी लिखवाई है सम्राट अशोक ने। तो सम्राट अशोक ने लिखवाया कि साउथ इंडिया के कुछ किंगडम्स मेरे दोस्त हैं। तो उन किंगडम्स में से नाम आया चोल, चेर और पांड्य का। तो ये ठोस सबूत है। अगला ठोस सबूत जो हमको मिलता है वो हाथी गुम्फा के अभिलेख या हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शंस है। अब ये हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शंस क्या है बच्चों? तो देखो, सम्राट अशोक के बाद के लगभग 100 साल के बाद कलिंग में एक राजा हुए। कलिंग यानी आज का उड़ीसा। तो कलिंग के राजा हुए खारवेल। तो उन्होंने अपने डायनेस्टी की कहानी एक गुफा की दीवारों पे लिखवाई। तो यही गुफा है हाथी गुम्फा, गुफा केव। तो ये जो गुफा है ये भुवनेश्वर के पास है, भुवनेश्वर यानी उड़ीसा। तो भुवनेश्वर के पास ये गुफा है, उसी गुफा में वो अपनी डायनेस्टी की कहानी लिखवा रहे हैं, साथ ही साथ अपने पड़ोसियों के नाम का जिक्र कर रहे हैं कि मैं कलिंग का राजा हूं, मेरे नॉर्थ में राजा ये है, साउथ में राजा वो है। तो इसी इंस्क्रिप्शन में फिर से तीनों डायनेस्टी का नाम हमको पढ़ने को मिलता है। साथ ही साथ इसमें कलिंग वार का भी जिक्र है। कलिंग की लड़ाई हुई थी ना, सम्राट अशोक ने कलिंग पे आक्रमण किया था। तो वो सारी कहानी आपको हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शंस में लिखी मिल जाती है। तो कुछ क्विक फैक्ट्स की बात कर लें तो ये 1500 सालों तक चलती रही ये चोल डायनेस्टी। तो ये जो डायनेस्टी वाले थे, ये फैमिली वाले थे, इन्होंने अपना एक सिंबल बना रखा था। तो यही सिंबल वो अपने सिक्कों पे, अपने फ्लैग्स वगैरह पे, अपने नेवी के लिए यूज करते थे। तो ये सिंबल आप देख रहे हो, रॉयल एम्बलम, इनका क्या होता था? टाइगर। ये आप देख रहे हो टाइगर। अब बच्चों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो चोल डायनेस्टी है या चेर डायनेस्टी है या पांड्य डायनेस्टी है, ये लोग तमिल थे ना, तमिल भाषा में बात करते थे। तमिल मतलब इनका पूरा आर्ट एंड कल्चर जो है वो तमिल ही था। तो आगे चल के श्रीलंका में हम जानते हैं कि LTTE नाम का एक मिलिटेंट ग्रुप हुआ करता था। तो उस मिलिटेंट ग्रुप की भी अपनी एक नेवी थी।
और चोल डायनेस्टी की भी एक बहुत ताकतवर नेवी थी जिसने कि इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे जगहों पे कब्जा कर लिया था। तो एलटीटीई अपने आप को चोल डायनेस्टी की तरह ही पावरफुल मानती थी, इसलिए एलटीटीई जो मिलिटेंट ग्रुप था श्रीलंका का, उसने भी अपना एम्बलम टाइगर ही रखा हुआ था। तो एक छोटा सा फैक्ट है। अब अगर बात करो आप, चोल डायनेस्टी ने 1500 सालों तक राज तो किया, लेकिन इन 1500 सालों में काफी उतार चढ़ाव आए, तो कभी कभी वो आउट ऑफ पावर भी हो जाते थे। तो ये जो पूरे 1500 साल का टाइम पीरियड है, इसको हम 4 हिस्सों में बांट देते हैं, 4 अलग अलग टाइम पीरियड में बांट दिया जाता है। सबसे पहले बात होती है अर्ली चोल्स की, यानी वो चोल जिनके बारे में सिर्फ किस्से कहानियों के जरिए ही हमको पता चलता है, खास करके संगम लिटरेचर से पता चलता है। ना उनके सिक्के मिलते हैं, ना उनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी मिलती है, मतलब उनके बारे में जो जानकारी का प्राइम सोर्स है वो पोएम्स है, वो लिटरेचर है। तो ये संगम एरा के चोला है। उसके बाद क्या हुआ, लगभग 300 सालों तक पूरा का पूरा साउथ इंडिया जो है एक नए डायनेस्टी के कब्जे में चला गया था, कालाभ्रास डायनेस्टी बोलते हैं उसको। ये सब हम डील करेंगे। तो इसी चक्कर में चोल जो है वो उनके हाथ से ताकत चली गई। बाद में फिर से जाके चोलों ने 9th सेंचुरी के आसपास फिर से ताकत रिगेन कर ली, और फिर से जो ताकत रिगेन की तो बहुत ताकतवर बन के उभरे। आर्मी भी स्ट्रांग हो गई, नेवी भी स्ट्रांग हो गई, फॉरेन लैंड्स पे भी कब्जा करने लगे। तो तब ये इंपीरियल चोला बन के उभरे। इंपीरियल यानी विदेश की धरती पे अपनी डायनेस्टी को एस्टैब्लिश करने वाला, यानी विदेश की धरती को अपने साम्राज्य में मिलाने वाला। और चौथा फेज डिक्लाइनिंग फेज, यानी जब चोल जो है अपनी समाप्ति की ओर बढ़ने लगे। तो ये चारों फेज एक एक करके हम कवर करते हैं बच्चों। सबसे पहले बात करते हैं अर्ली चोल्स की। तो अर्ली चोल को या अर्ली एरा के चोलास को संगम चोला भी बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं संगम चोला? क्योंकि इनके बारे में ज्यादातर जानकारी जो हमको मिलती है वो संगम लिटरेचर से ही मिलती है, संगम लिटरेचर से ही मिलती है। तो संगम लिटरेचर क्या है? तमिल भाषा में लिखी गई पुस्तक, किस्से, कहानियां, किताब जो उस वक्त के राजा लिखवाते थे, पोएम्स बनवाते थे। तो उन्हीं पोएम्स, किस्से, कहानियों में जिक्र मिलता है। तो आओ हम कुछ वैसे राजाओं के बारे में जाने जिनका जिक्र इन किस्से कहानियों में किया गया है। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि सबसे पहले जो चोल का जिक्र हमको कहीं पे मिलता है तो वो संगम लिटरेचर से ही मिलता है। अब संगम लिटरेचर के साथ दिक्कत क्या है कि संगम लिटरेचर कितना हिस्ट्री है और कितनी माइथोलॉजी है, ये समझ पाना मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल, आज आपसे कोई पूछे कि महाभारत की बात करो या बाइबल की बात करो या किसी भी और धर्म के बुक की बात करो, तो सारा कुछ हिस्ट्री तो होता नहीं है। कुछ कुछ उसमें बातें मिथोलॉजिकल भी होती है जिनको हिस्ट्री के साथ जोड़ना सही नहीं होता। तो यही बात संगम लिटरेचर के साथ भी है। तो संगम लिटरेचर पूरी तरीके से हिस्टोरिकल तो नहीं कहा जा सकता, उसमें देवी देवताओं का जिक्र है। तो संगम लिटरेचर जो है वो मिथिकल भी है और थोड़ा बहुत हिस्टोरिकल भी है। अब इससे दिक्कत क्या हो जाती है कि मान लो संगम लिटरेचर में किसी राजा का इनके नाम का जिक्र है, तो एक कविता कहेगी कि महाभारत के टाइम का राजा है वो, तो एक कविता कहेगी कि नहीं ये 1st सेंचुरी में पैदा हुआ था। तो इस तरह डेट्स में कॉन्फ्लिक्ट मिलता है हमको। एक ही राजा के बारे में अलग अलग पोएम्स में अलग अलग बातें लिखी होती है। कोई कहता है कि वो 1000 साल पहले पैदा हुआ, कोई कहता है कि वो 200 साल पहले पैदा हुआ। तो इस तरह के डेट्स को डिटरमाइन करने में काफी परेशानी होती है हिस्टोरियंस को। तो खैर जो भी हो, ऐसे सबसे पुराने, यानी अगर हम संगम लिटरेचर पे आंख बंद करके यकीन करें तो जो सबसे पुराना नाम मिलता है, यानी सबसे पुराने चोल राजा का जिक्र मिलता है, उनका नाम था कांतामन। अब कांतामन कितने पुराने हैं इसको ऐसे समझो कि कांतामन को कहा जाता है कि वो ऋषि अगस्त्य के कंटेम्प्ररी थे, यानी ऋषि अगस्त्य के जमाने में ही जीवित थे, जिंदा थे कांतामन। अब ये ऋषि अगस्त्य कौन है? तो ऋषि अगस्त्य एक बहुत प्राचीन संत हैं, बहुत डिवाइन सेंट हैं। ऋषि अगस्त्य ने ही, देखो
3 संगम असेंबलीज हुई थी ना, तो उसमें से पहली और दूसरी संगम असेंबली, हमने संगम एरा की वीडियो में ये सारी चीजें कवर कर रखी है बच्चों। तो जब भी आप वीडियो पढ़ते हो या देखते हो तो एक सीक्वेंस में देखा करो, अदरवाइज हिस्ट्री एक ऐसी चीज है जो अगर आप एक सीक्वेंस में पढ़ोगे तो काफी आसानी से आपको याद हो जाएगी। तो अगर आपने नहीं देखी है तो संगम एज वाली वीडियो आप पहले देख लो, तभी आपको चोल चेर पांड्य ठीक से समझ में आएगा। तो बात करते हैं ऋषि अगस्त्य की। तो हम जानते हैं कि 3 असेंबलीज हुई, 3 संगम असेंबलीज हुई अलग अलग समय पे। इन्हीं संगम असेंबलीज में तमिल भाषा के पोएम, एपिक्स वगैरह लिखे गए। तो इन 3 में से पहली 2 असेंबली ऋषि अगस्त्य के ही चेयरमैनशिप में हुई थी। तो आप समझ लो, जब सबसे पुराने तमिल पोएम्स लिखे जा रहे थे उस वक्त ये राजा एग्जिस्ट करते थे, कांतामन नाम है इनका, ठीक है। ऋषि अगस्त्य के कंटेम्प्ररी माने जाते हैं। तो कांतामन से कहानी कुछ और आगे बढ़ती है, तो हमको एक और राजा का नाम पढ़ने को मिलता है। तो वो राजा थे कराईकला चोला। अब इन राजा के बारे में भी बहुत पोएम्स में अलग अलग चीजें लिखी गई है। कुछ पोएम्स इनको 270 बीसी का बताते हैं, जो कि अब पूरी तरीके से गलत साबित हो गया है। तो अब अगर मॉडर्न डे हिस्टोरियंस की बात मानो तो मॉडर्न डे हिस्टोरियंस का ओपिनियन है कि ये जो कराईकला चोला है ये 100 एडी से लेके 150 एडी के बीच में कहीं पे गद्दी पे बैठे थे, यानी वो उतने पुराने नहीं है। 270 बीसी गलत है, 100 एडी से लेके 150 एडी के आसपास ये राजा रूल करते थे। ये बहुत फेमस चोल राजा हुए। क्यों फेमस? क्योंकि कई सारे संगम पोएम्स में इस राजा का नाम मिलता है, और संगम पोएम्स हमको बताती हैं कि ये राजा काफी स्ट्रांग थे। आगे हम देखेंगे। तो एक इसके बाद जो राजा का नाम मिलता है वो है अल्ललन चोल। तो अल्ललन चोल जो है कराईकला चोला से भी पुराने राजा थे। तो कराईकला चोला की एग्जैक्ट डेट मैंने आपको बता दी। तो खैर अब बात करते हैं अल्ललन चोला की। तो अल्ललन चोला को मनुनिधि चोला भी कहा जाता था। अब अल्ललन चोला क्यों फेमस है, कंपिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखो, और तमिल हिस्ट्री में भी आज भी जो साउथ इंडियन है इनको बहुत इज्जत की नजरों से देखते हैं। ये जो आप स्टैचू देख रहे हो अल्ललन चोला का, ये मद्रास हाई कोर्ट के बाहर लगी हुई स्टैचू है। अब मद्रास हाई कोर्ट के बाहर ये स्टैचू क्यों लगाई गई है समझ लो। अल्ललन चोला जो है वो जस्टिस के लिए जाने जाते थे, न्याय करने के लिए। तो अल्ललन चोला को फाउंटेन ऑफ जस्टिस भी बोला जाता है, यानी इनका जो न्याय है वो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, ऐसा माना जाता है। ऐसा क्या किया था इन्होंने कि इनका न्याय पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गया था, वो हम देखेंगे। पहले इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री समझ लो। तो ये जो अल्ललन चोला है, जिनको मनुनिधि चोला भी कहा जाता है, तो इनको क्रेडिट दिया जाता है कि ये पहले चोल राजा हैं जिन्होंने श्रीलंका पे हाथ डाला। श्रीलंका यानी उस वक्त का सिलोन। तो उस वक्त के सिलोन की राजधानी थी अनुराधापुरा। तो ये जो राजा हुए ये 205 बीसी के आसपास की बात हम कर रहे हैं। तो ये पहले चोल राजा थे जिन्होंने श्रीलंका पे कब्जा करने की कोशिश की, और ना सिर्फ कोशिश की बल्कि अनुराधापुर के राजा भी बन गए ये, यानी अनुराधापुर को अपने किंगडम का हिस्सा बना लिया था इन्होंने। अब क्योंकि श्रीलंका की हिस्ट्री में भी मनुनिधि चोल का दखल है, क्योंकि ये श्रीलंका पे भी राज करते थे, तो मैं आपको बता दूं कि श्रीलंकन हिस्ट्री बुक्स में भी इनको काफी इज्जत की नजरों से देखा जाता है। तो ये जो मनुनिधि चोल या अल्ललन चोल है, इनकी कहानी श्रीलंका में लिखी गई किताब महावंश में लिखी गई है, और उस किताब में एक कहानी लिखी गई है जिनकी वजह से इनको फाउंटेन ऑफ जस्टिस माना जाता है, और इनकी स्टैचू आज मद्रास हाई कोर्ट के बाहर लगा के इनको सम्मानित किया गया। अब ऐसा क्या किया था इन्होंने? तो ये जो अल्ललन चोला है, इनका एक ही बेटा था, एकमात्र बेटा था। तो एक बार वो बेटा कहीं जा रहा था, तो उसकी गाड़ी के नीचे एक गाय का बछड़ा गलती से आके मर गया, यानी जानबूझ के नहीं, गलती से मर गया। तो उस वक्त, अब ये राजा हैं, एक बेकसूर जानवर मारा गया। तो गाय को तो ऐसे भी हिंदूज में भगवान का दर्जा प्राप्त है। तो गलती से राजा के बेटे ने गाय के बछड़े को मार दिया।
तो एक राजा होने के नाते जब इन तक ये बात पहुंची तो इन्होंने कुछ सोचा समझा नहीं, जो नियम और कानून कहते थे उसी का पालन किया, अपने इकलौते बेटे को डेथ पेनल्टी दे दी, उसको मौत की सजा दे दी। तो इसी बात के लिए फेमस है कि देखो जो राजा जस्टिस के लिए इतना पागल है कि अपने इकलौते बेटे को डेथ पेनल्टी दे सकता है, इसीलिए इनको कहा जाता है फाउंटेन ऑफ जस्टिस। अब बात करते हैं अगले राजा की, कराईकला चोला। तो अगर एग्जैक्ट डेट की बात करो तो ये 1st सेंचुरी एडी के आसपास कहीं रूल कर रहे थे, जबकि बाकी पोएम्स इनको और पुराना किंग बताती है। लेकिन आज के डेट में ये बात फिक्स हो गई है कि ये उतने पुराने नहीं है जितना कि संगम बुक्स में लिखा गया है, बल्कि ये 1st सेंचुरी एडी के आसपास कहीं पे रूल कर रहे थे। तो इनका जो नाम है कराईकला चोला, तो ये 2 शब्दों से बना है। करई, करई यानी काला या जला हुआ, काला या फिर जला हुआ, और कलन मतलब, कलन के दो मतलब हो सकते हैं, हाथी या फिर हाथ, या तो आपके हाथ या फिर हाथी। तो इसके हाथ और पैर, तो इनके जो नाम के 2 अर्थ लगाए जाते हैं। या तो इनका नाम इसलिए पड़ा कि ये अपने हाथों से एक हाथी को मार दिया करते थे, ये इतने ताकतवर थे कि अपने सिर्फ खाली हाथों से ये हाथी जैसे ताकतवर जानवर को मार सकते थे, या फिर इनके हाथ पैर जल गए थे, बचपन में इनके हाथ पैर जल गए थे। तो क्या जो भी वजह, इनका नाम कराईकलन पड़ गया। तो हम इनके बारे में कहां से जानते हैं और क्यों ये फेमस है? इनकी कहानी कई सारे पोएम्स में लिखी गई है, कई सारे संगम पोएम्स में इनको हीरो बना के पेश किया गया है। अब ये हीरो थे, क्यों थे? क्योंकि इन्होंने एक बहुत बड़ी लड़ाई में जीत प्राप्त की थी। तो ये लड़ाई कहलाती है बैटल ऑफ वेनी। तो बैटल ऑफ वेनी के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लो बच्चों। तो वेनी की जो लड़ाई है, आज हिस्टोरियंस इस बात पे एक मत है कि ये लड़ाई 130 एडी में हुई थी। इसीलिए माना जाता है कि ये जो राजा थे ये 100 एडी से लेके 150 एडी के बीच में कहीं पे रूल कर रहे होंगे, तभी तो 130 एडी में लड़ाई जीती थी। अभी जो बैटल ऑफ वेनी है, इसमें एक तरफ थे कराईकला चोला और दूसरी तरफ थे इनके दोनों दुश्मन मिलके एक हो गए थे। तो इनके दोनों दुश्मन पांड्य और चेर मिलके इनसे लड़ने आए थे, लेकिन कराईकला चोला ने अकेले ही उन दोनों की आर्मी को हरा दिया, इसीलिए ये महान माने जाते हैं। तो अगर आप मॉडर्न डे इंडिया की बात करो बच्चों, तो ये जो वेनी नाम की जगह है, ये आज तंजावुर में लोकेटेड है। तंजावुर यानी तमिलनाडु का जिला। कराईकला चोला और भी कई कामों के लिए जाने जाते हैं। तो एक तो इस बात के लिए जाने जाते हैं कि वेनी की लड़ाई इन्होंने जीती, इतनी फेमस लड़ाई इतिहास की जीती, और ये लड़ाई जीतने के बाद इन्होंने श्रीलंका को भी कब्जे में ले लिया। श्रीलंका भी इनके अंडर आ गया था। तो ये जो आप देख रहे हो ये एक डैम है, यानी कावेरी नदी के ऊपर बना हुआ एक डैम है, और ये जो आप मूर्ति देख रहे हो ये कराईकला चोला की ही मूर्ति है। तो ये दुनिया का सबसे पुराना डैम माना जाता है। तो ये डैम किस नदी के ऊपर बना है बच्चों? तो कावेरी नदी के ऊपर बना है। इसको किसने बनाया था? तो कराईकला चोला ने बनवाया था। तो अगर आज की बात करो तो इस डैम को आज ग्रैंड अनिकट डैम के नाम से जाना जाता है, जिसे कल्लनई डैम भी कहते हैं। तो अनिकट या कल्लनई डैम किसने बनवाया था? तो कराईकला चोला ने बनवाया था। किस नदी के किनारे बनवाया था? किस नदी के ऊपर बनवाया था? किनारे नहीं, ऊपर बनवाया था। यानी नदी के पानी को कंट्रोल करने के लिए, फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, यहां से वहां डाइवर्ट करने के लिए डैम बनाए जाते हैं ना, तो यही डैम इन्होंने बनवाया था। तो जो शुरुआती चोल राजा थे, इन्होंने कावेरी नदी को ही अपना घर बनाया था। कावेरी नदी के आसपास के इलाकों में ही ये शुरुआत में जाके बस गए थे। तो कराईकला चोला ने कावेरी नदी के ही किनारे कावेरी पट्टनम जो शहर है तमिलनाडु का, तो वहां पे पुहार नाम का एक पोर्ट बनवाया, बंदरगाह बनवाया। ये आप देख रहे हो ये समुद्र के भी कितने किनारे हैं और कावेरी नदी के भी किनारे है। तो ये बंदरगाह पुहार के नाम से जाना जाता था, पुहार। इसको पोम पुहार भी कहते थे। तो ये जो नया नया बंदरगाह बनवाया कराईकला चोला ने, ये
आगे चल के चोल डायनेस्टी का इंटरनेशनल ट्रेडिंग पोर्ट बन गया, क्योंकि चोल जो है यहां से अपने जहाज अलग अलग जगहों पे भेजते थे, चाइना भेजते थे, इंडोनेशिया भेजते थे, मलेशिया भेजते थे। तो ये इंटरनेशनल पोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है बच्चों कि ये जो पुहार पोर्ट है, जिसको पुहार भी बोलते हैं, ये किस डायनेस्टी का पोर्ट था? तो आप याद रखोगे चोल डायनेस्टी का इंटरनेशनल पोर्ट था ये। अब अगले राजा की बात करें जो थोड़े बहुत फेमस हैं, उनका नाम है कोचेंगेनेन। अब कोचेंगेनेन क्यों फेमस है बच्चों, ये बात समझ लो। तो कोचेंगेनेन के फेमस होने की वजह है एक कविता, तमिल भाषा में एक कविता लिखी गई, संगम एज में लिखी गई। उस कविता का नाम है कलावजी नरपथु। तो कलावजी नरपथु लिखने वाले का नाम है, ये रहा नाम, पोए गैयार। एक पोएट थे, तमिल पोएट पोए गैयार। अब इस कविता में क्या लिखा गया है? तो इस कविता में एक लड़ाई का जिक्र है। वो लड़ाई थी बैटल ऑफ कालूमालम। तो ये जो कालूमालम नाम की लड़ाई थी, ये करूर, जिसको कि आज करूर के नाम से हम जानते हैं, यानी तमिलनाडु के करूर नामक जगह पे लड़ी गई। अब ये करूर जो है वो चेर डायनेस्टी का कैपिटल हुआ करता था। तो बेसिकली कहानी क्या है कि ये जो कोचेंगेनेन है, इन्होंने चेरों पे हमला कर दिया था, उसके कैपिटल को नष्ट कर दिया था, हरा दिया था चेरों को। और जब चेरों को हराने के बाद जो चेरों के राजा थे, तो चेरों के राजा थे कनईकल इरुम्पोरई, उनको तो गिरफ्तार किया ही किया, साथ में उनके जो कोर्ट पोएट थे पोए गैयार, उसको भी बंदी बना के ले आए अपनी जगह पे। चोल डायनेस्टी वाले जाते हैं, चेर को हराते हैं और चेरों के राजा कनईकल को बंदी बनाते हैं, और उसके साथ साथ उनके कोर्ट पोएट पोए गैयार को भी बंदी बना के ले आते हैं। तब ये जो पोएट है पोए गैयार, इनके दिमाग में एक आइडिया आता है। तो ये क्या करते हैं, कोचेंगन ने लड़ाई जीती थी ना, जबकि पोए गैयार के राजा हार गए थे। तो पोए गैयार क्या करते हैं कि वो ये जो कोचेंगेनेन, इन्होंने जो लड़ाई जीती थी, तो उसी लड़ाई को सब्जेक्ट बना के उनकी प्रशंसा में कविता गाने लगते हैं, पोएम्स गाने लगते हैं। तो अपनी प्रशंसा सुन के, अपनी प्रशंसा में इतनी अच्छी पोएम्स सुन के कोचेंगेनेन खुश हो जाते हैं, और जो राजा को किडनैप कर लिया था, जो चेर राजा को बंदी बना लिया था, तो चेर राजा को तो छोड़ते ही हैं, साथ में पोएट को भी छोड़ देते हैं। तो पोएट ने जो कविताएं सुनाई थी, जो वही कविता आगे चल के कलावजी नरपथु कहलाई। तो ये थी कोचेंगेनेन की कहानी। अब बात करते हैं सेकेंड फेज की, कालाभ्रास इंटररेग्नम। तो जैसा कि हम जानते हैं, पिछली वीडियोस में भी हमने इसको डिस्कस किया कि संगम एज जो है वो 3rd सेंचुरी बीसी से लेके 3rd सेंचुरी एडी तक चल रहा था। 3rd सेंचुरी एडी तक चल रहा था। फिर अचानक से संगम लिटरेचर्स बनने बंद हो गए। तो संगम लिटरेचर्स में इस बात का जिक्र आने लगा कि बाहर से कालाभ्रास नाम के कबीलों ने आक्रमण कर दिया। साउथ इंडिया में उस टाइम 3 डायनेस्टीज थी, चोल, चेर, पांड्य। तो अचानक से बाहर से कालाभ्रास लोगों ने हमला करके इन तीनों डायनेस्टीज को गद्दी से हटा दिया और राजाओं को कब्जे में ले लिया। और अगले 300 सालों तक यही कालाभ्रास पूरे साउथ इंडिया पे रूल करते रहे। तो इसी को कालाभ्रास इंटररेग्नम कहा जाता है। तो ये जो स्थिति थी, ये 300 सालों तक चलती रही। इन 300 सालों में जो 3 बड़ी बड़ी डायनेस्टीज थी, उनकी ताकत खत्म हो गई, क्योंकि उनको हरा के अपने कब्जे में कर लिया था कालाभ्रास ने। तो अब कालाभ्रास इंटररेग्नम कब से कब तक चला? तो 3rd सेंचुरी एडी से लेके 6th सेंचुरी एडी तक चला। तो जब ये 300 सालों तक ये कालाभ्रास ट्राइब्स हैं, जब ये गद्दी पे बैठे हुए थे, तो उस वक्त बाकी लोगों का क्या हुआ? तो जब ये लोग गद्दी पे बैठे हुए थे, तो सारी डायनेस्टीज खत्म हो गई थी, लेकिन कमजोर हालत में ही सही 2 डायनेस्टीज अभी भी जीवित थी। पल्लव डायनेस्टी और पांड्य डायनेस्टी, ये पूरी तरीके से खत्म नहीं हुए थे। ये छोटे छोटे पॉकेट्स में
छोटे छोटे एरियाज में अभी भी बने हुए थे, जबकि ओवरऑल कंट्रोल हो गया था कालाभ्रास का। अब ये जो कालाभ्रास है ये तमिल भाषी नहीं थे, ये तमिल भाषा में बात नहीं करते थे, क्योंकि इसका जिक्र है संगम लिटरेचर में कि बाहर से लोगों ने हम पे हमला किया। तो बाहर से आए हैं तो कहां से आए हैं? तो ऐसा माना जाता है कि ये जो कालाभ्रास थे ये शायद सेंट्रल इंडिया से गए थे। तमिलकम कहते हैं जिसको साउथ इंडिया कहते हैं, ये सेंट्रल इंडिया से माइग्रेट हुए थे। सेंट्रल इंडिया यानी प्रोबेबली गुजरात से या फिर मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र से गए थे। कुछ हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है कि ये शायद सतवाहना फैमिली के बचे खुचे हिस्से थे। तो खैर जो भी हो, तो इन कालाभ्रास लोगों ने वो जो 3 बड़ी बड़ी डायनेस्टीज थी, चोल चेर पांड्य, उन तीनों को गद्दी से हटा दिया था और उनमें से कई राजाओं को जेल में डाल दिया था। तो सारे लोग तो उनकी ताकत चली गई थी, सिर्फ 2 डायनेस्टीज किसी तरह अपने आप को सरवाइव करा रही थी। वो 2 डायनेस्टीज थी, पल्लव और पांड्य। तो अब बात करते हैं कि पल्लव पांड्य तो सही है, बट चोल का क्या हुआ? हम तो चोल की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना। तो अगले 300 सालों तक हमको ना चोल के बारे में बहुत कुछ पता चल पाता है, ना चेर के बारे में। यानी ये लोग तो बिल्कुल ही आउट ऑफ सीन हो गए, ठीक है ना। तो सिर्फ पांड्य और पल्लव जो है छोटे छोटे जगहों पे अपनी डायनेस्टी को बनाए रख पाए। तो ये जो 300 साल का जो गैप आ गया, 300 साल का जो कालाभ्रास का रूल आ गया, इसको डार्क एज भी बोलते हैं। अब डार्क एज क्यों बोलते हैं? इसलिए नहीं बोलते हैं कि कालाभ्रास कोई बहुत घटिया लोग थे, ऐसा नहीं है। डार्क एज इसलिए बोलते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। जैसे साउथ अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट बोलते थे ना, क्यों बोलते थे? सॉरी, अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट बोलते थे, क्यों बोलते थे? क्योंकि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की जानकारी नहीं हुआ करती थी, तब उसको डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता था। ऐसे ही कालाभ्रास जब रूल कर रहे थे तो उस वक्त की बहुत ज्यादा जानकारी हमको मिलती नहीं है, इसलिए उस एज को, उस टाइम पीरियड को डार्क एज भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि इस डार्क एज में ये जो कालाभ्रास इंटररेग्नम का पीरियड, इंटररेग्नम यानी गैप आ जाना, यानी आप एक लंबे समय तक रूल कर रहे हो, लेकिन उस लंबे समय में अगर कुछ 100 सालों का गैप आ जाता है तो इस गैप वाले टाइम पीरियड को इंटररेग्नम कहा जाता है। तो अब इस कालाभ्रास इंटररेग्नम के दौरान चोल आखिर कर क्या रहे थे? बिल्कुल हवा में तो गायब नहीं हो गए थे ना। तो चोल कर क्या रहे थे? भले ही हमको उनके बारे में बहुत ज्यादा सुनने, पढ़ने, लिखने को नहीं मिलता है, जो थोड़ी बहुत हमको जानकारी मिलती है वो पांड्य और पल्लवों के बारे में मिलती है कि हाँ भाई, बाकी सब तो बिल्कुल नष्ट हो गए थे, पांड्य और पल्लव थोड़ी बहुत इलाकों में फिर भी बचे रह गए थे। तो अब बात करते हैं चोल क्या कर रहे थे। तो चोल भी पूरी तरीके से नष्ट नहीं हुए थे। उन्होंने अपना जो अस्तित्व है, अपना जो एग्जिस्टेंस है, वो कावेरी नदी के आसपास बचाए रखा था, क्योंकि कावेरी नदी से ही इनकी कहानी शुरू हुई थी। तो कावेरी नदी के आसपास के एरियाज में ये सिमट के रह गए थे। पहले तो ये पूरे तमिलनाडु, श्रीलंका पे रूल करते थे। अब इनकी हैसियत इतनी कमजोर हो गई कि ये गिन चुन के 1 या 2 डिस्ट्रिक्ट जो कावेरी नदी के आसपास का इलाका है, वहीं तक इनकी ताकत सिमट के रह गई थी। तो इस दौरान इनका जो कैपिटल हुआ करता था वो उरैयूर में हुआ करता था। उरैयूर, पहले तो इनका कैपिटल हमने देखा कि तंजावुर था। जब इनकी ताकत घट गई, काफी छोटे इलाके में ये रह गए, तो उरैयूर इनकी कैपिटल का काम कर रही थी। तो आज उरैयूर जो है वो तिरुचिरापल्ली के पास की जगह है, मॉडर्न मैप की बात करोगे तो। अब इनकी ताकत कमजोर हो गई थी, और जो भी थोड़ी बहुत अगर ताकत थी भी तो पांड्य और पल्लवों के पास थी। तो चोल लोगों ने सोचा कि अब हमको एक नए घर की तलाश करनी चाहिए। यहां तो हमसे हमारी ताकत छीन ली गई, तो अब हम एक नए घर की तलाश करें। तो तमिलनाडु से नॉर्थ की तरफ मूव करने लगे ये लोग, और नॉर्थ की तरफ मूव करके आंध्र प्रदेश पहुंच गए। तो अब ये जो अपना अगला सेटअप करेंगे, अपनी अगली डायनेस्टी बसाएंगे, ताकत रीगेन करेंगे, वो आंध्र प्रदेश की धरती से ही करेंगे। तो
अराउंड 7th सेंचुरी यानी 7th सेंचुरी के आसपास ये चोल लोग शिफ्ट हो गए आंध्र प्रदेश। शिफ्ट होने का मतलब ये नहीं है कि तमिलनाडु को छोड़ दिया, आंध्र प्रदेश में भी जाके बसने लगे ये लोग। तो ये लोग तो इन लोगों ने तो तमिलनाडु की जगह आंध्र प्रदेश में जाके बसना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन पल्लव और पांडवों ने हाथ मिला लिया था, पांड्य। तो पल्लव और पांड्य मिल के कालाभ्रास को बाहर कर देते हैं। कालाभ्रास तो 300 सालों तक इनकी कुर्सी पे बैठ गए थे ना आके। तो पल्लव और पांड्य ने हाथ मिलाया और फाइनली कालाभ्रास को मार भगाया। तो कालाभ्रास को बाहर करने में चेर और चोला ने भी सपोर्ट किया, यानी चारों जो बड़ी पावर थी, मेजर पावर, सबने मिलके इस बाहरी लोगों को भगा दिया यहां से। तो कालाभ्रास के बाहर जाते ही पांड्य और पल्लव तो फिर से ताकतवर हो गए। पांड्य और पल्लव ही तो बचे रह गए थे ना, तो पांड्य और पल्लव तो इमीडिएटली फिर से ताकत रीगेन कर गए क्योंकि कालाभ्रास को मार भगाया था। लेकिन चोलों को अभी भी 200 सालों का वक्त लग गया, यानी ये तुरंत रिकवर नहीं कर पाए। तो कालाभ्रास भी भाग गए, चोल रिकवर भी नहीं कर पा रहे। तो चोल कर क्या रहे हैं? तो इस दौरान ये जो चोल डायनेस्टी वाले थे, इन्होंने पहले तो पांड्य लोगों के अंदर काम करना स्वीकार किया, फ्यूडेटरी बन गए पांड्य लोगों की। बाद में पांड्य की जगह पल्लव, जब पल्लव और ताकतवर हो गए तो पल्लव के फ्यूडेटरी बन गए, यानी खुद की ताकत रिगेन करने में इनको काफी वक्त लग गया। उस दौरान ये फ्यूडेटरीज की तरह काम करते थे पल्लवों के अंदर और उसके पहले पांड्य के अंदर। इनकी रिकवरी हुई, यानी पूरी तरीके से ये रिकवर कर पाए 9वीं सेंचुरी के आते आते। तो 9वीं सेंचुरी में चोल वंश के एक राजा हुए, विजयालया। तो राजा तो ये तब बने ना जब इन्होंने अपने आप को रिकवर करवा लिया चोल डायनेस्टी को। तो उससे पहले विजयालया पल्लव डायनेस्टी के गवर्नमेंट में काम करते थे तो चोल, लेकिन पल्लवों के अंडर काम करते थे, जमींदार की हैसियत से काम करते थे। तो ये जो सेकेंड फेज स्टार्ट होता है चोलास का, ये इसी विजयालया नाम के चोल रूलर के जरिए होता है। तो पहले तो ये लोग तंजावुर के आसपास के एरिया में सीमित हो गए थे और वो भी पल्लवाओं के अंदर काम करते थे। पहले पांड्या के अंदर काम किया इन लोगों ने, बाद में पल्लव के अंदर काम करने लगे और उस वक्त ये लोग रहते थे तंजावुर के आसपास, ठीक है। तो फिर अचानक से विजयालया ने दोनों पांडव और पल्लवों दोनों को हरा के अपनी इंडिपेंडेंट किंगडम बना ली और जिससे कि फिर से चोल जो है गद्दी पे बैठ गए। तो अब हम डिटेल में थोड़ी इस चीज को समझ लें। तो पहले इस मैप को देखो। तो जब दूसरी बार चोल अब ताकत गेन करते हैं तो वो इंपीरियल बन के उभरते हैं। इंपीरियल मतलब अपने घर से बाहर जाकर, विदेशी धरती पर जाकर, विदेशी धरती को कब्जे में करके अपने एम्पायर का हिस्सा बनाना, इंपीरियल। तो ये उनका ओरिजिनल घर था। ये देखो तंजावुर, यहां आसपास वो बचे रह गए थे, बाकी हर जगह पे तो खत्म हो गए थे। तो अचानक से विजयालया चोला ने यहां से एक्सपेंशन स्टार्ट की और वो, उसके बेटे, उसके पोते इतने ताकतवर होते चले गए कि धीरे धीरे चोल एम्पायर जो है, देख रहे हो आप, इतनी बड़ी एरिया में फैल गया। इंडोनेशिया, मलेशिया, ये थाईलैंड है, ये बर्मा है, तो इतने बड़े एरिया में फैल गया था ये। तो ये सब हुआ कैसे समझ लेते हैं। तो जब संगम पीरियड खत्म हो गया था, कालाभ्रास भी चले गए थे, उस वक्त जो चोल इतने कमजोर हो गए थे कि वो सिर्फ उरैयूर के आसपास सीमित होकर रह गए थे। उरैयूर, तंजावुर, ये सब आसपास के ही इलाके हैं, बस उसी जगह पे ये सीमित होकर रह गए थे। तो उस वक्त इनकी जो कैपिटल है वो तंजौर होके रह गई थी, सिर्फ तंजौर के आसपास ये रह गए थे। जब बाद में इन्होंने ताकत गेन की तो इन्होंने श्रीलंका और मलय पेनिनसुला यानी इंडोनेशिया और मलेशिया, तो इन सारी जगहों को भी अपने कब्जे में ले लिया। और जब विदेश की धरती पे इन्होंने कब्जा कर लिया तब हिस्टोरियंस इनको इंपीरियल चोलास, इसीलिए हिस्टोरियंस इनको इंपीरियल चोलास बुलाते हैं कि अपनी धरती से बाहर जाकर विदेश की धरती को कब्जे में कर लिया। तो ये सब शुरू किसने किया?
विजयालया चोला ने खोई हुई ताकत रीगेन करवाई। तो कौन थे ये विजयालया चोला? तो विजयालया चोला पल्लव डायनेस्टी के अंदर काम करने वाले एक फ्यूडेटरी थे, एक सबऑर्डिनेट थे। तो जब विजयालया चोला पल्लवों के अंदर काम कर रहे थे तो उस वक्त पल्लवों की और पांड्यस की लड़ाई चल रही थी। पांड्य डायनेस्टी और पल्लव डायनेस्टी आपस में लड़ रहे थे। इसी का फायदा विजयालया ने उठाया। तो विजयालया क्या है? वो पल्लव के अंदर काम करते हैं ना। तो पहले तो उन्होंने वफादारी निभाई, पहले तो उन्होंने पल्लवों की तरफ से लड़ते हुए पांड्य को हराया, पांड्य को रास्ते से हराया। सबसे पहले पांड्य को हराया और फिर पल्लवों की पीठ में छुरा भोग दिया और उसके बाद पल्लवों को भी हरा दिया। यानी अब दोनों को ही रास्ते से हटा दिया, पांड्य को भी हटा दिया, पल्लव को भी हटा दिया। किसी जमाने में पल्लव के अंदर ही तो काम करते थे। तो आपको डेट वेट याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एक आपके दिमाग में इमेज सही बने इसलिए आप समझ लो कि ये सब हो रहा था 852 एडी के आसपास। तो दोनों पल्लव और पांड्य दोनों रास्ते से हट गए। तो विजयालया चोला ने क्या किया? पहले तो वो तंजावुर के जमींदार थे, मालिक तो थे नहीं, मालिक तो पल्लव थे। तो जैसे विजयालया चोला पल्लवों के लिए काम करते थे, वैसे ही एक और आदमी था जो पल्लवों के लिए काम करता था, उसका नाम था इलंगो मुथरैयार। तो ये दोनों जमींदार हुआ करते थे बेसिकली पल्लवों के अंडर। तो इसी इलंगो मुथरैयार के जिम्मे ये तंजावुर नाम का शहर था। तो ये अब पल्लव तो हार गए, पल्लवों को तो गद्दी से भगा दिया है। तो अब इलंगो मुथरैयार से ये तंजावुर छीन लिया विजयालया चोला ने। इस तरह तंजावुर जो है कब्जे में आ गया, किसके? चोलों के कब्जे में आ गया। तो उसके बाद चोलों ने क्या किया? तंजावुर तो अभी अभी उनके कब्जे में आया, जबकि तंजावुर के आसपास के एरियाज में पहले से ही वो रहते आ रहे थे। अब तंजावुर जैसा बड़ा शहर उनको मिल गया, तो उन्होंने इस पूरे एरिया को मर्ज करके फिर से अपनी किंगडम स्टैब्लिश कर दी। तो तंजावुर को रिनोवेट करवाया और उसको अपनी कैपिटल डिक्लेयर करवा दिया। किसने? विजयालया चोला ने। तो देखो बच्चों, ये जो आप देख रहे हो, ये विजयालया चोला ने तंजावुर जीतने के बाद तंजावुर में एक मंदिर बनवाया। यही है वो जगह जहां पे विजयालया चोला रहते थे। तो इसको कहते हैं आज विजयालया चोलेश्वरम। ये कहां है? ऑब्वियसली ये तंजावुर में ही है। तो यहां पे एक मंदिर बनवाया विजयालया चोला ने। इस मंदिर को कहते हैं सोलेश्वर टेम्पल। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों कि सोलेश्वर टेम्पल कहां है? तो आंसर होगा तंजावुर के पुद्दुकोट्टई नाम के जगह पे। सोलेश्वर टेम्पल किसने बनवाया? तो विजयालया चोला ने बनवाया। अब बात करते हैं विजयालया चोला के बेटे की। तो बेटे का नाम था आदित्य चोल। तो इस तरह ध्यान से देखो तो आदित्य चोल जो है वो इंपीरियल चोलस के सेकंड रूलर बने। डेट्स वगैरह याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। तो आदित्य चोला ने क्या किया? अभी भी इनकी कई सारी जमीन जो है पल्लवों के कब्जे में थी, क्योंकि पल्लव अभी अभी गद्दी से हटे थे, गायब तो नहीं हो गए थे ना, गद्दी से हट गए थे। तो अब आदित्य चोल ने पल्लवों के हाथ से अपने पूर्वजों की जमीनें छीननी स्टार्ट कर दी, पल्लवों से छीननी स्टार्ट कर दी, क्योंकि पल्लव तो ऑलरेडी कमजोर हो गए थे। इसके फादर विजयालया चोला ने उनको कमजोर कर दिया था। तो आदित्य चोल जब ये सब कर रहे थे, पल्लवों के खिलाफ लड़ रहे थे, जमीन वापस ले रहे थे, तो पल्लवों ने पांड्य से दोस्ती कर ली। पल्लव और पांड्य मिल के एक हो गए और आदित्य चोल से मुकाबला करने आ गए। तो एक्चुअली क्या हुआ कि आदित्य चोल के जो फादर थे विजयालया चोला, वो तब तक बूढ़े हो गए थे और बाद में उनकी डेथ भी हो गई। तो अब ये जो दुश्मनी हो गई थी पल्लवों की और चोलों की, इस दुश्मनी को आगे आदित्य चोल को निभाना पड़ा। तो आदित्य चोल ने लड़ाई लड़ी पल्लवों के खिलाफ। इस लड़ाई को कहते हैं बैटल ऑफ थिरुपुरम्बियम। तो इस लड़ाई की स्टोरी आप समझ लो बच्चों। तो पल्लवों का उस वक्त का राजा था नृपतुंगा। तो पल्लवों की जानी दुश्मनी चल रही है चोलों से, क्योंकि चोलों ने तंजावुर छीन लिया। तो पांड्य भी मदद करने के लिए आ गए पल्लवों की, क्योंकि पांड्य को भी पहले हरा दिया था। पहले चोलों ने हराया था ना, चोलों ने दोनों को हरा दिया था। अब कहानी में ट्विस्ट आ गया। ये जो पल्लव राजा था नृपतुंगा,
इसका एक सौतेला भाई था, वो सौतेले भाई का नाम था अपराजिता पल्लव। तो देखो, ये पल्लव और पांड्य मिलके चोल पे लड़ने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन पल्लव राजा जो नृपातुंगा है उसको घर में ही कंपटीशन मिल रहा था। उसका अपना सौतेला भाई उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था। तो इसी मौके का फायदा उठाया आदित्य चोल ने। तो आदित्य चोल क्या करता है, इस अपराजिता पल्लव से हाथ मिला लेता है और दोनों मिलके एक टीम बन जाते हैं। और दोनों जब साथ मिल गए तो काफी आसानी से नृपातुंग पल्लव को हरा दिया। तो नृपातुंग पल्लव तो रास्ते से हट गया, अपराजिता पल्लव का सौतेला भाई था ये। तो अब पल्लवों का राजा कौन बन गया, अपराजिता पल्लव बन गया पल्लवों का राजा। लेकिन आदित्य चोल ने लड़ाई में हिस्सा तो लिया, लेकिन फायदा किसका हुआ, फायदा तो अपराजिता पल्लव का हुआ ना। तो बदले में अपराजिता पल्लव ने क्या कहा कि तुम्हारे पूर्वजों की जो जमीन मेरे पास है वो मैं वापस कर देता हूं, तुम मेरे वेसल बन जाओ, तुम मेरे जमींदार बन जाओ। क्योंकि अपराजिता पल्लव जीतने के बाद काफी ताकतवर हो गया था। पल्लव जो है काफी ताकतवर थे, चोल तो अभी अभी राजा बने थे ना। तो आदित्य चोल ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे अंदर जमींदार बन के ही रहूंगा, बस तुम मेरे पूर्वजों की जमीन मुझे वापस कर दो। तो अपराजिता पल्लव ने, क्योंकि मदद की थी ना आदित्य चोल ने उसको नृपातुंगा को मारने के लिए, तो अपराजिता पल्लव ने इसके पूर्वजों की जमीन वापस कर दी कि ठीक है, तुम पूर्वजों की जमीन ले लो, लेकिन तुम मेरे जमींदार बन के मेरे अंडर काम करोगे। तो लेकिन आदित्य चोल को जमींदार बन के अंडर काम करना बहुत दिनों तक पसंद नहीं आया, क्योंकि उसको लगा कि मैं तो खुद इतने ताकतवर राजा हूं, तो मैं क्यों किसी दूसरे राजा के अंडर काम करूं, पल्लव किंग अपराजिता के अंडर क्यों काम करूं। तो उसने कुछ दिनों के बाद अपराजिता को चैलेंज किया कि मैं तुम्हारे लिए अंडर काम करने वाला नहीं हूं। तो दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और इस लड़ाई में अपराजिता मारा जाता है। तो आप देख रहे हो पल्लव डायनेस्टी धीरे धीरे खत्म होती चली जा रही है। पहले तो बड़ा भाई मारा गया, फिर उसका सौतेला भाई अपराजिता मारा गया। तो अब अपराजिता के मरते ही जो पल्लवों ने जितने भी एरियाज पे कंट्रोल कर रखा था, अब वो सब का सब आदित्य चोलों के हाथ में चला जाता है। यानी आदित्य चोल ने पल्लवों को बुरी तरीके से खत्म कर दिया, खत्म करके उनको टोंडई मंडलम से बाहर भगा दिया। तो टोंडई मंडलम मतलब नॉर्थ तमिलनाडु। तो नॉर्थ तमिलनाडु पे पहले जो जमीन के हिस्से पल्लवों के कब्जे में थे, वो अब चोलों के हिस्से में चले गए। तो इस तरह से एक बहुत बड़े हिस्से पे अचानक से चोल डायनेस्टी का कब्जा हो जाता है। अचानक से ताकत गेन करते हैं और ताकत गेन करते ही पांड्य को हराते हैं और पल्लवों को तो पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं। तो पूरे साउथ इंडिया पे इनका कब्जा हो गया, सिवाय चेर जो कि केरल के आसपास रूल करते थे। तो ये स्थिति बन गई आदित्य चोल के राजा बनते ही। आदित्य चोल का बेटा था प्रांतक चोल। तो प्रांतक चोल को तो एक बहुत मतलब अच्छी कंडीशन में राजा बनने का मौका मिला ना। इसके दादाजी विजयालया चोला ने रिवाइव कराया था किंगडम को, और इसके पिताजी आदित्य चोल, इन्होंने तो पल्लवों को खत्म ही कर दिया था। तो अब इतने अच्छे ताकतवर कंडीशन में प्रांतक चोला गद्दी पे बैठता है और अपने बाप दादाओं के ने जो एक्सपेंशन की पॉलिसी स्टार्ट कर दी थी, पल्लवों को मार भगाया था, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाता है। आपको डेट वेट याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप यहां देखो कि लगभग 50 सालों तक रूल किया है इसने। 50 सालों तक कोई राजा तभी रूल करेगा ना जब वो काफी ताकतवर हो। तो अब पल्लवों को तो पहले ही इसके पिताजी ने मार भगाया था, तो अब इसका एक ही दुश्मन बच गया था, पांड्य। तो अब इन्होंने यानी प्रांतक चोला ने पांड्यों पे हमला कर दिया। और पांड्य की राजधानी क्या थी, मदुरा या मदुरई। तो जब पांड्य को हराने के लिए ये मदुरई गए और मदुरई को जीत लिया, तो मदुरई को जीतने के बाद इनका नाम पड़ गया मदुरई कोंडा। अब बच्चों, मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया है कि कोंडा का मतलब होता है जीतने वाला। तो मदुरई को जीतने वाला मदुरई कोंडा कहलाएगा ना। तो मदुरई कोंडा कौन कहलाते थे, किसका नाम था मदुरई कोंडा, तो प्रांतक चोला का ही नाम था। तो जब पांड्य के राजा थे उस वक्त, उनका नाम था मरावर्मन राजसिम्हा। तो मदुरई को छीन लिया प्रांतक चोला ने।
तो मरावर्मन राजसिम्हा ने क्या किया कि श्रीलंका के राजा, सिलोन के राजा से मदद मांगी कि प्लीज मेरी मदद करो, मुझे मदुरई वापस दिलाओ। तो प्रांतक चोला ने क्या किया, अब तो श्रीलंका का राजा भी आ गया था पांड्य की मदद में, यानी सिलोन और पांड्य मिल के लड़ने आए। किससे लड़ने आए? प्रांतक चोला से लड़ने आए। प्रांतक चोला ने दोनों को कंबाइंड आर्मी को बड़े आराम से हरा दिया। बड़े आराम से हराने का नतीजा क्या हुआ कि पांड्य डायनेस्टी ही खत्म हो गई थोड़ी दिनों के लिए। देखो, ये डायनेस्टीज खत्म होती थी, लड़के वापस आ जाती थी। तो खत्म होने का मतलब होता है टेम्पररी खत्म होना। तो ये जो मरावर्मन राजसिम्हा है, ये तो अपने साथ सिलोन के राजा को भी लेके आया था। अब दोनों हार गए, तो अब इसको भागना पड़ा, देश छोड़ के भागना पड़ा। तो ये जो मरावर्मन राजसिम्हा है, ये भाग के सिलोन चला जाता है, श्रीलंका चला जाता है। तो अब ये राजा ही भाग गया, तो अब पांड्य किंगडम को बचाएगा कौन? तो मदुरई और साथ ही साथ पूरी की पूरी जो पांड्य टेरिटरी थी, सबको चोल किंगडम में मर्ज करा दिया गया। तो आप देख रहे हो धीरे धीरे चोल कितने ताकतवर होते जा रहे हैं। पहले पल्लवों को मार के भगाया, फिर पांड्य को मार के भगाया और श्रीलंका के राजा को भी हरा दिया। तो प्रांतक चोला ने आगे चल के भी कई लड़ाइयां लड़ी, छोटी मोटी लड़ाइयां लड़ी, लेकिन इसका जो 48 साल, यानी मैंने कहा लगभग 50 साल तक इसने रूल किया, तो इसके जो 48 साल का टाइम पीरियड है, वो इन छोटी मोटी लड़ाइयों को अगर छोड़ दो तो जनरली पीसफुल और प्रॉस्पेरस ही माना जाता है। तो ये जो प्रांतक चोला है, इनकी डेथ हुई 955 एडी में। तो इनकी डेथ के अगले 30 सालों तक छोटे मोटे जो चोल राजा थे वो गद्दी पे बैठे, जिनका नाम जानना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई काम ही नहीं किया कि उनको इतिहास में याद रखा जाए। बिल्कुल छोटे, इनसिग्निफिकेंट थे। तो 30 सालों तक आप कह लो कि कोई भी ताकतवर राजा गद्दी पे बैठा ही नहीं चोलों की तरफ से। फाइनली 1985 एडी में एक ताकतवर राजा गद्दी पे आया। वो ताकतवर राजा थे, उनका नाम ही था राजा राजा, डबल राजा। यानी कितने ताकतवर अपने आप को मानते होंगे कि अपने नाम में दो दो राजा ऐड कर रखा है। तो राजा राजा चोला गद्दी पे बैठे। अब बात करते हैं राजा राजा चोला की। तो राजा राजा चोला ने जो है पांड्य और चेर को हराया। गद्दी पे बैठते ही पांड्य और चेर को रास्ते से हटा दिया। पहले भी वो लोग कमजोरी हो गए थे। तो ये वो दौर था जब चोल के अलावा कोई भी ताकत बची नहीं थी साउथ इंडिया में, यानी सब के सब जो है चोल के सामने हार गए थे। तो राजा राजा चोला ने पांड्य और चेर को मार के भगाया। अगला निशाना लगाया श्रीलंका पे। तो 993 एडी में जो नॉर्दर्न श्रीलंका है उसको कब्जे में ले लिया और अनुराधापुर जो उसकी कैपिटल हुआ करती थी उस वक्त के श्रीलंका की कैपिटल अनुराधापुर को भी कब्जे में ले लिया। पूरे श्रीलंका को नहीं, सिर्फ ऊपरी हिस्से, नॉर्दर्न श्रीलंका। तो इसलिए आप देखोगे कि नॉर्दर्न श्रीलंका में तमिल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो ये उसी जमाने में ये सारी चीजें स्टार्ट हुई थी। तो अब राजा राजा चोला ने इस तरफ इंडियन ओशियन में एक्सपेंशन की पॉलिसी अपनाई। सबसे पहले लक्षद्वीप आइलैंड को कब्जे में किया और फिर मालदीव को भी कब्जे में ले लिया। तो इस तरफ आप देख रहे हैं ना, वेस्टर्न कोस्ट की बात कर रहा हूं मैं, यानी केरल से उनके जहाज निकलते थे, केरल से निकल के दूर दूर तक जाते थे। तो देखो श्रीलंका को कब्जे में करना आसान है क्योंकि श्रीलंका काफी नजदीक में, लेकिन मालदीव पहुंचना, मालदीव लगभग 1200 से 1500 किलोमीटर की दूरी पे है। तो उसके लिए तो काफी ताकतवर नेवी चाहिए। तो ऐसा माना जाता है कि राजा राजा की नेवी जो है उस वक्त की दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग नेवीज में से गिनी जाती थी। राजा राजा जो है वो शैविज्म के फॉलोअर थे। शैविज्म एक धर्म है ना, शिव जी की पूजा करना। तो उसी शैविज्म के फॉलोअर होने के नाते उन्होंने एक बहुत मैग्निफिसेंट मंदिर बनवाया। कहां बनवाया? चोलों ने अपनी कैपिटल तंजावुर को बना ली थी ना, कैप्चर करके तंजावुर पे अब वो रूल करते थे। तो तंजावुर में एक बहुत बड़ा शिव जी का मंदिर बनवाया। उस मंदिर का नाम रखा अपने नाम पे, राजा राजा। तो राजा राजेश्वर ने जो मंदिर बनवाया उसको राजा राजेश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं, या फिर बृहदेश्वरर मंदिर भी कहा जाता है इसको। तो बृहदेश्वरर मंदिर किसने बनवाया? राजा राजा ने बनवाया। कहां बनवाया? तो तंजावुर में बनवाया।
और आज ये जो मंदिर है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त है। तो राजा राजा ने काफी एक्सपेंशन किया, मालदीव्स, लक्षद्वीप, इतने दूर दूर के जगहों को कब्जा कर लिया। तो इनकी फाइनली डेथ हो गई 1014 एडी में। तो जब इनकी डेथ हुई तब तक ये काफी कुछ अचीव कर चुके थे, चोल डायनेस्टी को काफी फैला चुके थे। तो जब इनकी डेथ हुई उस वक्त चोल डायनेस्टी के कब्जे में पूरा का पूरा तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के ज्यादातर हिस्से, उड़ीसा, पूरा का पूरा केरल और पूरा का पूरा श्रीलंका इनके कब्जे में था। तो राजा राजा चोला के डेथ की बाद उनका बेटा राजेंद्र चोल गद्दी पे बैठा। तो डेथ से पहले ही राजेंद्र चोल एक प्रिंस की हैसियत से अपने फादर की हेल्प किया करते थे। तो राजेंद्र चोल ने अपने फादर की लेगेसी को और आगे बढ़ाया। इनके फादर ने क्या स्टार्ट किया? इनके फादर ने फॉरेन लैंड्स को अटैक करना स्टार्ट किया। सबसे पहले राजा राजा ने ही मालदीव्स को कब्जा किया ना। मालदीव तो विदेशी धरती है ना, तो विदेशी धरती को कब्जा करने की पॉलिसी राजा राजा ने स्टार्ट की और इसको उनके बेटे राजेंद्र चोल ने तो और भी आगे बढ़ाया। तो राजेंद्र चोल राजा बने कब? अपने फादर की डेथ के बाद 1014 एडी में राजा बने और ये 30 सालों तक राज करते रहे। 30 सालों तक गद्दी पे बैठने का मौका मिला। तो जब ये एक छोटे प्रिंस हुआ करते थे उसी वक्त इन्होंने अपनी ताकत दिखा दी थी दुनिया को। जब एक बहुत यंग, कम उम्र के प्रिंस थे ये, उसी दौरान इन्होंने अपने फादर की तरफ से लड़ते हुए राष्ट्रकूट डायनेस्टी को हरा दिया था। और राष्ट्रकूट को हराने के बाद इन्होंने चालुक्यों को तो पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। तो चालुक्य डायनेस्टी के कैपिटल को अटैक करके उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था राजेंद्र चोल ने। तो राजेंद्र चोल के इंपीरियल कॉन्क्वेस्ट की बात करते हैं, यानी विदेश की धरती पे कैप्चर करने की हम बात करते हैं। तो सबसे पहला आक्रमण 101 एडी में श्रीलंका पे किया गया। तो श्रीलंका की कैपिटल अनुराधापुर को फिर से कब्जे में ले लिया गया। इस बार ना सिर्फ श्रीलंका को कब्जे में लिया गया बल्कि उससे भी बढ़ के काम किया इन लोगों ने। क्या किया कि श्रीलंका के जो राजा थे महिंदा 5, ये नाम आप याद रखना बच्चों क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो श्रीलंका के जो राजा थे किंग महिंदा 5, उनको कैप्चर कर लिया, बंदी बना के तमिलनाडु ले आए और तमिलनाडु में बंदी बना के रखा 12 सालों तक। कितना ह्यूमिलिएट किया, यानी श्रीलंका को तो जीता ही जीता बल्कि राजा को जेल में बंदी बना के रखा तमिलनाडु में। और इसी जेल में ये राजा जो है महिंदा 5, इसकी डेथ हो गई। तो आप कह सकते हो कि पूरा का पूरा जो श्रीलंका था वो कई सालों तक कंप्लीटली राजेंद्र चोल के कंट्रोल में रहा। तो राजेंद्र चोल ने देखा कि मेरी आर्मी इतनी स्ट्रांग है तो क्यों ना मैं नॉर्थ इंडिया में अपनी कैंपेन करूं, नॉर्थ इंडिया में अपनी एम्पायर एक्सपेंड करूं। तो चालुक्य को तो पहले ही हरा चुके थे। कलिंग यानी उड़ीसा, गंगा, पाल, ये सब नॉर्थ इंडियन डायनेस्टी। देखो गंगा तो कर्नाटक में थी लेकिन ये जो पाल है, पाल बिहार, बंगाल, बांग्लादेश, उत्तर प्रदेश, इन जगहों पे ये रूल कर रहे थे पाल डायनेस्टी वाले। तो पाल डायनेस्टी को हराना यानी नॉर्थ इंडिया को कब्जे में ले लेना। तो जब नॉर्थ इंडियन डायनेस्टीज को हरा दिया राजेंद्र चोल ने, तो नॉर्थ इंडिया को हराने का मतलब है गंगा वैली को हराना। तो अपना नाम रख दिया गंगा प्लस कोंड, यानी गंगा को जीतने वाला, गंग कोंडई। इसीलिए इनको गंग कोंडई भी कहते हैं। किसको? राजेंद्र चोल को। तो अब देखो यहां से बढ़ते बढ़ते इन लोगों ने पाल डायनेस्टी, गंगा वैली, इन सबको कब्जे में ले लिया। तो यहां से इनको आगे जाने का रूट मिल गया, तो ये आगे बढ़ते बढ़ते म्यांमार, थाईलैंड, लाओस ऐसी जगहों पे भी पहुंच गए। अगर बात करोगे कि नेवी की, तो इनकी नेवी यहां से गुजरते हुए चाइना जाती थी, चाइना तक सामान और ट्रेड लेके जाती थी। तो क्या होता था कि जब इनकी नेवी यहां से गुजरती थी, इंडोनेशिया से होके गुजरती थी, तो वहां पे इंडोनेशिया में एक एम्पायर था, श्री विजया एम्पायर। तो इस श्री विजया एम्पायर के जो आर्मी थी वो कई बार जहाज को लूट लेती थी। तो इसी बात से नाराज होकर राजेंद्र चोल ने अपनी नेवी भेजी कि मैं हमेशा के लिए श्री विजया एम्पायर को खत्म कर दूंगा।
तो श्रीविजया एम्पायर कहां रूल करती थी? सुमात्रा में। सुमात्रा कहां है? तो इंडोनेशिया में है। तो इसी चक्कर में जो चोल डायनेस्टी की नेवी है उसने इंडोनेशिया और मलय पेनिनसुला पे कब्जा कर लिया। ठीक है, इतनी ताकतवर इनकी नेवी थी। अब अगर बात करो कि इनके चाइना के साथ क्या रिलेशन थे, तो काफी अच्छे रिलेशन थे, तभी तो इनकी नेवी वगैरह सामान लेके जाती थी ना, जो शिप्स वगैरह सामान लेके इस रास्ते से गुजरते थे। तो ऐसे सबूत मिले हैं, ऐसी बुक्स, लिटरेरी एविडेंस हमको मिली है कि चाइना और चोल जो राजा थे वो आपस में एम्बेसडर्स यहां वहां भेजा करते थे, एम्बेसडर्स एक्सचेंज किया करते थे। तो राजेंद्र चोल ने जब नॉर्थ इंडियन रूलर्स को हरा दिया था तो अपना नाम क्या रख लिया था? गंगई कोंड, यानी गंगा को हराने वाला, यानी गंगा को हराने वाला मतलब नॉर्थ इंडिया को हराने वाला। तो गंगई कोंडम, इस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए राजेंद्र चोल ने एक नया शहर बसाया। उस नए शहर का नाम क्या रखा? गंगई कोंडा चोलापुरम। क्यों बसाया नया शहर? क्योंकि नॉर्थ इंडियन राजाओं को जो हराया था उसी को सेलिब्रेट करने के लिए। तो अगर आज के मॉडर्न इंडिया के मैप की बात करो तो ये अरियलूर नाम के जगह पे मिलता है, तमिलनाडु का अरियलूर, ये आप देख रहे हो। तो इसी गंगई कोंडा चोलापुरम में इन्होंने एक बहुत फेमस मंदिर बनवाया। इस फेमस मंदिर का नाम है राजेश्वरम। देखो बच्चों, मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूं, इनका नाम क्या है? राजेंद्र। तो ये लोग जब भी टेंपल वगैरह बनवाते थे तो अपना नाम जोड़ दिया करते थे साथ में। तो राजेश्वरम यानी राजेंद्र का बनवाया मंदिर, राजेंद्र के भगवान, यानी राजेंद्र किसकी पूजा करता था? भगवान शिव की। तो राजेश्वरम टेंपल कहां बनाया गया? गंगई कोंडा चोलापुरम के अंदर बनाया गया। तो खैर 30 सालों तक राज करने के बाद राजेंद्र चोला की मृत्यु हो जाती है 1044 एडी में। और तब जब इनकी मृत्यु हुई तब तक तो इन्होंने वो काम कर दिखाया जो इंडिया में कोई और रूलर नहीं कर पाया, यानी विदेश की धरती को कब्जे में लेना। और जितनी बड़ी नेवी इनके पास थी उतनी फिर दोबारा किसी राजा के पास हुई नहीं। उसके बाद तो सीधे अंग्रेजों के पास ही उतनी बड़ी नेवी हुई। अब बात करते हैं चौथे फेज की, यानी ताकत से कमजोर होने की, डिक्लाइन ऑफ चोल। तो राजेंद्र चोल के बाद गद्दी पे बैठा उनका बेटा राजाधिराज। तो वैसे तो राजाधिराज एक एबल रूलर था, लेकिन ये बहुत ज्यादा अचीव कर नहीं पाया। इसके फादर और इसके दादा लोगों ने जो इतनी बड़ी एम्पायर बनाई थी उसको ये एक्सपेंड नहीं कर पाया, क्योंकि राजेंद्र चोल के मरते ही रिवोल्ट्स शुरू हो गए थे। जिन लोगों को राजेंद्र चोल ने हराया था, श्रीलंका को हराया था, पांड्य को हराया था, वो सब अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने की कोशिश करने लगे। तो इस चक्कर में राजाधिराज का पूरा समय जो है श्रीलंका और पांड्य से होने वाले रिवोल्ट को ही दबाने में बीत गया। इसने रिवोल्ट दबा तो दिया, लेकिन इसको मौका नहीं मिला कि वो एक्सपेंड कर सके, और रिवोल्ट होने की वजह से जो चोल डायनेस्टी वो कमजोर भी होने लगी थी। तो ये ऐसी ही एक रिवोल्ट की थी चालुक्यों ने, क्योंकि चालुक्यों को भी तो हराया था ना चोलों ने। तो चालुक्य से लड़ते लड़ते इसकी तो जान ही चली गई, यानी जो राजाधिराज है ये चालुक्यों के हाथों मारा गया। अब सोचो कोई चोल राजा मारा गया, इससे ही पता चलता है कि वो लोग कमजोर हो गए थे। तो इसके मरने के बाद इसका भाई राजेंद्र टू गद्दी पे बैठा और चालुक्यों से लड़ाई आगे कंटिन्यू करता रहा। तो अगले 50 सालों तक तो चोल जो है कुछ कर ही नहीं पाए। इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि उनका पूरा ध्यान चालुक्य से लड़ने में ही गुजर गया। यानी अब ये एक्सपेंड क्या करेंगे, इनको तो इनके ऊपर ही अटैक होने लगा। तो चालुक्य से लड़ते लड़ते ही इनका पूरा एनर्जी, पूरे रिसोर्सेज वेस्ट होने लगे। बात करते हैं चालुक्य डायनेस्टी के खत्म होने की। तो चालुक्य डायनेस्टी जो है 12th सेंचुरी तक आते आते बिल्कुल नाम मात्र की रह गई थी, और 13th सेंचुरी आते आते तो बिल्कुल खत्म हो गई, गायब हो गई। आखिरी जो हमको जानकारी मिलती है चोल राजाओं के बारे में वो ये मिलती है कि पांड्य डायनेस्टी के राजा थे सुंदर। तो इन्होंने कांची को अपने कब्जे में ले लिया था 1297 एडी में, यानी कांची जो कि चोलों के पास था उसको छीन लिया था। तो आप कह सकते हो कि चोल जो है बिल्कुल खत्म हो गए थे 13th सेंचुरी खत्म होते होते, और चोलों की जगह ले ली किसने? पांड्य ने ले ली, पांड्य डायनेस्टी ने और होयसाला डायनेस्टी ने।
तो होयसाला डायनेस्टी जो है वो कर्नाटक वाले एरिया पे रूल करती थी। तो इस तरह हम देखते हैं कि 1500 साल पुरानी चोल डायनेस्टी जो है लड़ाई झगड़े के चक्कर में ही खत्म हो गई, आपस में ही लड़ते रह गए ये लोग। देखो होता क्या था कि नॉर्थ इंडिया में तो विदेशी हमले होते थे, कभी इस्लामी हमलावर आ जाते थे, कभी ग्रीस वाले आ जाते थे, लेकिन साउथ इंडिया के राजा जो है वो आपस में ही लड़ते झगड़ते उनका पूरा कह लो कि जीवन गुजर जाता था। बात करें अगर चोल एडमिनिस्ट्रेशन की, तो जो राजा है वो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकर होते थे। तो राजा जो है अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाते थे। वो कई बार अपने किंगडम के टूर पे निकलते थे ताकि देख सके कि लोग कैसे हैं, सारा काम ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं। और राजा को एडवाइस देने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी हुआ करते थे, जो कि जनरल होता है। बात करो अगर मिलिट्री की, तो ये तो अब समझ ही गए होंगे कि इनकी मिलिट्री काफी लार्ज थी और इनके पास नेवी भी काफी ताकतवर थी। तो उसी दौरान जब चोल डायनेस्टी रूल कर रही थी, तो वेनिस एक शहर है ना इटली में, तो इटली के वेनिस शहर से एक यात्री फॉरेन ट्रैवलर मार्को पोलो इंडिया आया था। तो मार्को पोलो ने अपनी बुक में लिखा है चोल डायनेस्टी के बारे में कि चोल डायनेस्टी के सोल्जर्स इतने लॉयल हुआ करते थे कि अगर किसी राजा की मौत हो जाती थी तो उनके जितने बॉडीगार्ड्स होते थे वो अपने आप को जला लिया करते थे। राजा जैसे सती प्रथा होती थी ना कि पति मर गया तो पत्नी भी मर जाएगी, तो वही हाल यहां था। अगर राजा मर जाता था तो सारे बॉडीगार्ड्स भी कूद के आत्महत्या कर लेते थे, जो आग जल रही होती थी उसमें कूद के आत्महत्या कर लेते थे। अगर बात करो रिवेन्यू की, यानी पैसे कहां से आते थे इनके पास, तो इनका जो पैसे का मेन सोर्स था वो था इरिगेशन टैक्स, यानी किसानों पे जो टैक्स लगता था, खेती पे जो टैक्स लगता था। तो खेती बाड़ी अच्छे से होती रहे इसके लिए इन्होंने काफी ध्यान दिया। हमने देखा कि दुनिया का सबसे पुराना डैम अनिकट डैम जो है वो चोल डायनेस्टी के ही राजाओं ने बनवाया। तो कावेरी नदी पे इन लोगों ने काफी सारे डैम्स और इरिगेशन प्रोजेक्ट्स वगैरह बनवा रखे होते थे। तो खेती बाड़ी बहुत अच्छे से होती थी, तो खेती बाड़ी पे लगने वाले टैक्स से इनको काफी पैसे कलेक्ट होते थे। तो उस टैक्स के अलावा ये टोल टैक्स भी लिया करते थे, यानी अगर कोई ट्रेड होता था तो बाहर का सामान अंदर आना, अंदर का सामान बाहर जाना, तो टैक्स वगैरह लगता था ना। प्रोफेशनल टैक्स भी होते थे, जैसे कोई कारपेंटर है, कोई ब्लैक स्मिथ है, यानी किसान तो टैक्स देते हैं लेकिन बाकी लोगों का क्या, तो जो बाकी लोग थे, कोई दुकानदार है, कोई कारपेंटर है, तो उनको भी टैक्स देना पड़ता था। और एक और आमदनी का जरिया था इनके पास, क्योंकि ये लोग दूसरे देशों पे अटैक करते थे, तो दूसरे देशों पे अटैक करने के बाद वहां से जो खजाना लूटते थे वो भी इनके कमाई का जरिया था। अगर बात करो चोल आर्ट एंड कल्चर की, तो म्यूजिक में वोकल और इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक जो चोल डायनेस्टी के दौरान उसको काफी बढ़ावा दिया गया। बात करें हम अगर डांस की, तो आज जो हम भरतनाट्यम जो डांस है, इंडिया का फेमस डांस है, वो डेवलप हुआ चोल डायनेस्टी के अंडर ही। अगर हम पेंटिंग्स की बात करें, तो ये जो राज राजेश्वरम मंदिर है जो गंगईकोंडा चोलापुरम में बनाया गया था, और नटराज मंदिर जो है, ये सब इन्हीं लोगों ने बनवाए। तो इन मंदिरों में हमको पेंटिंग्स देखने को मिलती है। तो वो पेंटिंग्स किस चीज पे है, तो पुराण की कहानियों पे, यानी हिंदू धर्म में जो पुराण वगैरह है उनकी कहानियों को पेंटिंग के फॉर्म में ये लोग अपने मंदिरों में बनवाते थे। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने की है बच्चों, जो मार्को पोलो का जिक्र मैंने किया था, ये मार्को पोलो जो इटली के वेनिस नाम के शहर से आया था, तो इसकी भी एक पेंटिंग बृहदेश्वर मंदिर में देखने को मिलती है। बृहदेश्वर मंदिर, जिसको कि राज राजा टेम्पल भी कहते हैं, जो कि तंजौर में है। ठीक है। अगर आप बात करो स्कल्पचर्स की, यानी मूर्ति कला की, तो एक फैक्ट आपको क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जो नटराज की मूर्ति आप देखते हो, नटराज यानी डांसिंग शिवा की मूर्ति, वो चोल लोगों ने ही बनाई थी, चोल डायनेस्टी के दौरान ही बनाई गई थी। और इस मूर्ति को कहा जाता है कि चोल डायनेस्टी की बनाई सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट, यानी पूरे आर्ट एंड कल्चर में अगर सबसे बेहतरीन कोई चीज इन्होंने प्रोड्यूस की तो यही नटराज की मूर्ति।
तो दोस्तों ये कहानी थी चोल डायनेस्टी की, जो 1500 साल तक उनका एग्जिस्टेंस रहा। हमने देखा कि कहां से स्टार्ट हुई, कैसे खत्म हुई। अगली वीडियो में हम चेर डायनेस्टी को कवर करेंगे।